युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी? तुम मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलना चाहती? तुम आज तक उनसे कभी नहीं मिली हो। यामिनी युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, उससे अपनी नजरें चुराने लग जाती है। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, बोलो यामिनी, तुम चुप क्यों हो गई? तुम मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलना चाहती हो? युग के जोर देने पर यामिनी बहाना बनाते हुए कहती है, वो बस ऐसे ही युग बाबू। युग समझ जाता है कि यामिनी बहाना बना रही है। वो उससे फिर पूछता है, नहीं यामिनी, ऐसे ही तो नहीं। आज तक तुम मेरे दोस्तों से कभी नहीं मिली हो, आखिर उनसे मिलने में तुम्हें क्या हर्ज है? यामिनी युग को समझाते हुए कहती है, युग बाबू, मैंने कब मना किया? मैं मिल लूंगी आपके दोस्तों से, पर अभी नहीं, क्योंकि 1-2 घंटे बाद ही डांस खत्म होने वाले हैं और मैं आपके साथ जी भरकर डांस करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर ठीक है, चलो पहले हम डांस कर लेते हैं, फिर कायर और बिंदु से मिल लेंगे। हो सकता है कि डांस करते करते वो दोनों हमें अंदर ही घेरे में मिल जाएं। यामिनी बड़बड़ाती है, वो दोनों तो नहीं मिलने वाले। युग झट से पूछता है, क्या बोला तुमने यामिनी? यामिनी बड़ी चालाकी से बात को बदलते हुए कहती है, मैंने बोला युग बाबू, अब चलें डांस करने के लिए। इतना कहकर यामिनी अपने राइट हैंड को आगे बढ़ा देती है। युग यामिनी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, हाँ चलो यामिनी। जब युग यामिनी के कोमल हाथों को छूता है तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परी के हाथों को छू रहा हो, जिसके हाथ फूलों की तरह कोमल थे। युग और यामिनी अंदर घेरे में जाकर साथ साथ डांस करने लग जाते हैं। इस तरफ अमोदिता धड़ाधड़ अपने कदम मेले की ओर बढ़ाते जा रही थी। वो जल्द से जल्द मेले में पहुंचना चाहती थी। अमोदिता अपने कदम मेले की ओर बढ़ाते हुए कहती है, उस कुत्ते की वजह से मुझे देर हो गई। पता नहीं कहां से आ जाता है बार बार मेरे सामने। किसी दिन मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेचारे युग जी पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब तक तो वो बोर हो गए होंगे। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ ही देर में अमोदिता मेले के पास पहुंच जाती है। ढोलों के बजने की आवाज जोर जोर से सुनाई दे रही थी, जिसकी ताल सुनकर अमोदिता के पैर भी अपने आप डांस करने के लिए थिरकने लग गए थे। अमोदिता मनी मन सोचती है, अब मेले तो पहुंच ही चुकी हूँ, मैं एक काम करती हूँ, युग जी के साथ डांस ही कर लूंगी। माँ को कौन सा पता चलने वाला है? उन्हें तो यही लगेगा कि मेरे पैर में मोच लगी है। उन्हें क्या पता कि वो मोच तो कब की ठीक हो चुकी है। कितना मजा आएगा जब युग जी और मैं साथ साथ डांस करेंगे। अमोदिता मनी मन ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है और यही सब सोचते हुए मेले के अंदर घुस जाती है। अमोदिता मेले में युग को ढूंढने लग जाती है, पर युग उसे नहीं मिलता है। अमोदिता युग को खाने पीने के स्टॉल की तरफ ढूंढते हुए खुद से कहती है, ये युग जी तो यहाँ पर भी नहीं है, फिर कहाँ होंगे? कहीं वो वापस से ग्रेवयार्ड कोठी तो नहीं पहुंच गए? नहीं, मैंने युग जी से बोला था कि मैं आऊंगी और मुझे पता है युग जी मेरे वापस आने का इंतजार जरूर करेंगे। वो मुझसे मिले बिना ऐसे नहीं जा सकते हैं। मैं तो मोबाइल भी नहीं लाई कि फोन करके पूछ लो युग जी से कि वो कहाँ पर है। अब मैं क्या करूं? अमोदिता सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, कैसे युग को ढूंढे। इतने बड़े मेले में अकेले युग को ढूंढना मुश्किल था। तभी उसका दिमाग चलता है और वो सोचती है, कहीं युग जी जहां पर डांस हो रहे हैं वहां पर तो नहीं होंगे? हाँ, वहीं पर होंगे। मैंने उनसे बोला भी तो था कि साथ में डांस देखेंगे। हो सकता है युग जी वहीं पर मेरा इंतजार कर रहे हो। इतना सोचकर अमोदिता जल्दी जल्दी अपने कदम उस ओर बढ़ाने लग जाती है जहां पर डांस हो रहे थे। जब अमोदिता वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उस गोल घेरे में बहुत सारे लोग जोड़ी में डांस कर रहे थे। वहीं पर 100 ढोल भी थे जो एक साथ बज रहे थे। स्टेज पर से संगीतकार मेघालय के लोकगीत गा रहे थे। अमोदिता अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, अब यहाँ पर कैसे ढूंढूं मैं युग जी को? मेरी मुसीबतें तो बढ़ती ही जा रही हैं। क्या करूं मैं? अमोदिता गोल घेरे का एक पूरा चक्कर मार लेती है, पर युग उसे वहां पर भी नहीं मिलता है। अमोदिता घेरे का एक और चक्कर लगाते हुए कहती है, युग जी तो यहाँ पर भी नहीं है, फिर कहाँ पर होंगे वो? यही सोचते हुए अमोदिता घेरे का एक और चक्कर लगा ही रही थी कि तभी उसे घेरे के अंदर युग दिखाई देता है, जो कि बड़े ही खुश होकर डांस कर रहा था। अमोदिता युग को दूर से घूरते हुए कहती है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? ये युग जी है ना? इतना कहकर अमोदिता अपनी आंखें मलती है, पर उसके सामने का दृश्य नहीं बदलता है। युग अभी भी डांस कर रहा था। घेरे में गर्दिश होने की वजह से अमोदिता को दिखाई नहीं दे रहा था कि युग किसके साथ डांस कर रहा था। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, ये तो युग जी ही है, पर ये किसके साथ डांस कर रहे हैं, वो भी इतने मटक मटक कर। अमोदिता देखना चाहती थी कि युग किसके साथ डांस कर रहा था, इसलिए अमोदिता घेरे के पास जाने लग जाती है। जब वो घेरे की रस्सी के एकदम नजदीक पहुंचती है तो देखती है कि युग यामिनी के साथ डांस कर रहा था। अमोदिता यामिनी को देखते हुए खुद से कहती है, ये लड़की कौन है जिसके साथ युग जी डांस कर रहे हैं?
और युग जी इस लड़की को कैसे जानते हैं? आज तक तो मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये गांव की है या बाहर की? कपड़ों से तो गांव की ही लगती है। अमोदिता यामिनी को देखकर उससे जलने लग गई थी। वो युग को यामिनी के साथ डांस करते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए अमोदिता घेरे की रस्सी के अंदर घुसकर युग के पास जाने लग जाती है। अमोदिता युग के पास जाते हुए कहती है, ये लड़की है कौन? इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे युग जी के साथ डांस करने की? युग जी पर बस मेरा हक है और किसी का नहीं। इस तरफ रजनी तहखाने के अंदर अमोदिता की पुतली पर लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी। रजनी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी, तभी वो धीरे से अपनी आंखें खोल लेती है। रजनी अमोदिता की पुतली को उठाती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, काली दुनिया के काले रिवाज, जो जाने जो माने करे राज। जैसे ही रजनी ये बात तहखाने में बोलती है, मेले के अंदर अमोदिता को ये आवाज सुनाई देने लग जाती है। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये कैसी आवाज थी? ये तो माँ की आवाज थी, पर माँ तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर मुझे उनकी आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? अमोदिता अपने आसपास देखने लग जाती है। जब उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती है तो वो खुद से कहती है, जरूर ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। माँ यहाँ पर वो तो घर पर होगी और मुझे गालियां बक रही होगी क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं। यहाँ पर युग जी से मिलने आ गई। इतना कहकर अमोदिता वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। अभी उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि फिर उसे रजनी की आवाज सुनाई देती है, नालायक लड़की, मैं तेरी माँ ही हूँ। तुझे क्या लगा तू मुझे बिना बताए मेले Incoming voice call from Abhimanyu Chandra Alan on SIM SI. तू मुझे बिना बताए मेले चली जाएगी और मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, जाने दूंगी? मैं सौदाइन हूँ, सौदाइन। तुझे पता है ना, सौदाइन कुछ भी कर सकती है। रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये माँ ने अब कौन सा टोटका कर दिया है मुझ पर? मुझे उनकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ मुझे माफ कर दो। तुमको तो पता है मैं अभी नादान हूँ और नादानी में मुझसे गलती हो गई। रजनी की चिल्लाते हुए आवाज सुनाई देती है, नादान और तू चालाक लोमड़ी कहेगी। तू बस एक बार घर आ, तेरी सारी नादानियां निकाल दूंगी मैं। माँ माफ कर दीजिए ना मुझे। मैंने कहा ना घर आ चुपचाप। हाँ माँ आती हूँ, बस देख लूं युग जी किस लड़की के साथ डांस कर रहे हैं। युग वुग को छोड़ और जल्दी से घर आ, ये बहाना बनाना बंद कर। माँ बहाना नहीं बना रही, सच में युग जी किसी लड़की के साथ डांस कर रहे हैं और मुझे जानना है कि वो लड़की कौन है। मैंने कहा ना तू घर जल्दी आ, कर्ण पिशाची साधना करनी है। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानने वाली, अभी बताती हूँ तुझे। रजनी के हाथों में अमोदिता की पुतली अभी भी रखी हुई थी। रजनी अमोदिता की पुतली को घूरते हुए कहती है, रुक जा अमोदिता की बच्ची, तू ऐसे नहीं मानने वाली। तुझे आज बताना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर रजनी मंत्र पढ़ते हुए अमोदिता की पुतली का दायां हाथ मरोड़ने लग जाती है। इस तरफ रजनी अमोदिता की पुतली का दायां हाथ मरोड़ रही थी और दूसरी तरफ अमोदिता को दर्द हो रहा था। वो पुतली अमोदिता से जुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पुतली के अंदर अमोदिता की जान समाहित हो गई हो। अमोदिता कराहते हुए कहती है, आह मेरा हाथ, ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को? बहुत दर्द हो रहा है, आह माँ। रजनी की हंसते हुए आवाज सुनाई देती है, आ गया मजा, देख लिया मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। अमोदिता रोते हुए कहती है, रुक जाइए माँ, दर्द हो रहा है। अगर और दर्द नहीं सहना चाहती तो चुपचाप जल्दी से घर आ, या फिर तेरे दूसरे हाथ का भी यही हाल करूं। अमोदिता रोते हुए कहती है, नहीं माँ मैं आती हूँ, वरना तुम तो मेरा हाथ तोड़ ही दोगी। जल्दी से घर आ, यहाँ पर मैं कर्ण पिशाचनी साधना की तैयारी शुरू कर रही हूँ। रास्ते में कहीं मत रुकना, अगर रुकी तो तू जानती है मैं तेरा क्या हाल करूंगी। हाँ माँ मैं कहीं नहीं रुकूंगी, प्रॉमिस। बस पहले मेरा हाथ सीधा कर दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। इस तरफ रजनी अमोदिता की पुतली का हाथ सीधा करती है तो दूसरी तरफ अमोदिता का हाथ सीधा हो जाता है। अब उसे दर्द नहीं हो रहा था। रजनी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अमोदिता समझ जाती है कि रजनी ने कर्ण पिशाचनी साधना की तैयारी शुरू कर दी होगी।
अमोदिता बेफिक्र होकर बड़बड़ाती है। ये माँ ने पता नहीं मुझ पर कौन सा टोना कर दिया, ऊपर से ये युग जी पता नहीं किस लड़की के साथ डांस कर रहे हैं। इस डैन को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले घर जाती हूँ वरना माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर अमोदिता वापस से अपने पैर पीछे खींच लेती है और बिना ये जाने कि युग किस लड़की के साथ डांस कर रहा था अपने घर की ओर जाने लग जाती है। यामिनी युग के साथ डांस कर रही थी। युग यामिनी के साथ डांस करते वक्त सब कुछ भूल गया था। उसे तो लग रहा था कि वहां पर बस यामिनी और वो ही है और कोई नहीं। यामिनी डांस करते हुए युग से बोलती है, वैसे युग बाबू, आप एक ही दिन में बहुत अच्छा डांस करना सीख गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेघालय का डांस पहले से आता था। युग यामिनी की तरफ देखते हुए जवाब देता है, अब तुमने इतने प्यार से सिखाया ही था यामिनी, तो एक बार में तो सीखना ही था। वैसे तुम बहुत अच्छी टीचर हो। यामिनी शर्माते हुए कहती है, और आप एक अच्छे स्टूडेंट। वैसे मैं आपको और भी बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। अच्छा, क्या सिखाओगी? ऐसी चीज जो बताई नहीं जाती। इतना कहकर यामिनी चुप हो जाती है। युग बड़बड़ाता है, ऐसी कौन सी चीज है जो बताई नहीं जाती, बस सिखाई जाती है? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, युग बाबू, आप भी ना कहाँ लग गए। जब मैं सिखाऊंगी तब खुद देख लेना। अभी आप सिर्फ मेरे साथ डांस कीजिए और कहीं ध्यान मत दीजिए। युग चुपचाप यामिनी के साथ डांस करने लग जाता है। धीरे धीरे युग भी यामिनी को पसंद करने लग गया था। प्यार ऐसा ही होता है जो एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, और जब होता है तो कभी खत्म नहीं होता है। इस तरफ तहखाने के अंदर रजनी अभी भी फर्श पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में अमोदिता की पुतली थी जिसका उसने हाथ सीधा कर दिया था। रजनी फर्श पर से उठते हुए कहती है, चलो, ये नालायक अमोदिता तो कुछ ही देर में आ जाएगी, पर उससे पहले मैं उसकी इस पुतली को छुपा देती हूँ। अगर उसने इसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो समझ जाएगी कि मैंने उसके ऊपर पुतली टोना किया था। रजनी तहखाने में ही अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, इस अमोदिता की पुतली को भी वहीं पर रख देती हूँ जहां पर वो रखे हैं। इतना कहकर रजनी तहखाने में रखी उस संदूक के पास पहुंच जाती है जहां पर पिछली बार अमोदिता को जादू टोने की किताब मिली थी और जिसके पीछे वो छुप गई थी। रजनी संदूक के पास जाकर नीचे बैठने लग जाती है। संदूक पर एक बड़ा सा पुराने जमाने का ताला लगा हुआ था। रजनी संदूक को देखते हुए कहती है, इस संदूक की चाबी नहीं है, वरना ये पुतली इसी के अंदर रख देती। पता नहीं किसके पास है इस संदूक की चाबी। कितनी भी खोलने की कोशिश करो पर खुलती ही नहीं है। रजनी संदूक के नीचे हाथ डालती है और उसके नीचे से एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकालती है जो करीब 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। वो बॉक्स बहुत पुराना लग रहा था जिस पर धूल जमी हुई थी। रजनी उस बॉक्स पर फूंक मारती है और उस बॉक्स को साफ करने लग जाती है। रजनी धीरे से उस बॉक्स को खोलती है। जब वो बॉक्स खुलता है तो हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर दिलीप की, सुदेश की, जानकी की, वंदना की पहले से पुतली रखी हुई थी। उसने अपने पूरे परिवार वालों की पुतली बनाकर रखी हुई थी। उन्हीं सब पुतलियों के बीच रजनी अमोदिता की पुतली रख देती है और बॉक्स को बंद कर देती है। रजनी उस बॉक्स को वापस से संदूक के नीचे रख देती है जहां से उसने वो बॉक्स निकाला था। अभी रजनी उस बॉक्स को रखकर खड़ी होकर पीछे घूमी ही थी कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैर कांपने लग गए थे। रजनी को आज से पहले किसी ने इतना डरा हुआ नहीं देखा था। रजनी के पीछे और कोई नहीं, वंदना खड़ी हुई थी। वंदना रजनी को घूरते हुए कहती है, मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं ये सबको बता दूंगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।